टू ऑल ऑफ यू, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, हम कहाँ तक आगे थे क्लास में? हमने बेलेबल नॉन बेलेबल ये सारी चीजें पढ़ ली थी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। कर लिया था हमने बीएनएसएस के स्टार्टिंग में कि भाई एक्ट नंबर 46 है, 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। एक्ट नंबर 46 है, ये पढ़ लिया था। 25 दिसंबर को एनेक्टमेंट था, 1 जुलाई को इसका एनफोर्समेंट था। प्रोसीजरल लॉ है, 39 चैप्टर्स है और 531 सेक्शंस है और संपूर्ण भारत पे अप्लाई है। लेकिन मैंने इसके एक्सेप्शन आपको बता दिए थे कि नागालैंड ट्राइबल एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंसिडेंटल वगैरह मैटर मतलब चीजों को नोटिफाई करके क्या कर सकती है, उसको उन जगह पर भी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था इवन दो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर ये अप्लाई नहीं है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, ये अप्लाई नहीं है। लेकिन चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ठीक है, नहीं अप्लाई होने के बावजूद भी ये चैप्टर जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से बेस्ड है, ये चैप्टर उन पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा हमने डेफिनेशन में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में पढ़ लिया था कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, सर्च सीजर के लिए और ये सारी चीजें, रिकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए, अदर मैटर्स को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो चीजें यूज होती है उन्हें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहा जाता है। बेल में मैंने आपको कहा था कि बेल में अक्यूज्ड पर्सन या सस्पेक्टेड पर्सन को छोड़ा जा रहा है किसी कंडीशंस पे। किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है? या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा छोड़ा जा रहा है या कोर्ट के द्वारा छोड़ा जा रहा है। ठीक है, किस पे? मतलब ये बेल की डेफिनेशन है, या तो बेल बॉन्ड पे या बॉन्ड पे। ठीक है, मैं मानती हूँ यदि क्लास आप लोगों ने नहीं देखी हो फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो उसको एक बार मतलब एक बार देख लेना, 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो। फिर मैंने आपको बेलेबल नॉन बेलेबल का अंतर बता दिया था कि बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जिसके अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसके अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है, लेकिन बेल मिलती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ आपका अधिकार नहीं है बेल लेने का। ये मैंने आपको बता दिया था। बेल बॉन्ड में आपको श्योरिटी चाहिए पड़ेगा। मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई थी उस दिन कि बेल बॉन्ड में आपको क्या चाहिए पड़ेगा, बेल बॉन्ड में आपको श्योरिटी चाहिए होगा, और बॉन्ड में आप पर्सनल बॉन्ड पर भी रिलीज हो सकते हो। इसके बाद में मैंने आपको चार्ज की डेफिनेशन बताई थी कि चार्ज की ये इनक्लूसिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? इनक्लूसिव डेफिनेशन है। ये चार्ज की जनरल डेफिनेशन नहीं है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अब अपन आ जाते हैं, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए यदि क्लास में आप नहीं थे पुरानी, मतलब ये 5 मिनट का रिवीजन था कि जो हमने पुरानी क्लास में किया। आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि आप सेकंड क्लास पढ़ रहे हो तो फर्स्ट क्लास को एक बार, मतलब जैसे सेकंड क्लास का आप चीज रिवाइज करो तो फर्स्ट क्लास को एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। अभी हमने जो एक से सवा घंटे की क्लास ली थी उस दिन, उसका ये जिस्ट था जो जो हमने चीजें पढ़ी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए, ये हम पढ़ चुके थे, मतलब बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस और ये सब चीजें हमने आराम से पढ़ ली थी, ए से लेकर एफ तक हमने पढ़ा। ठीक है, चार्ज तक की डेफिनेशन, 2 का 1 का ए, गलत मत लिख कर आ जाना एग्जाम में, 2 का एफ नहीं लिख कर आना है आपको एग्जाम में, 2 का 1 का ए, 2 का 1 का ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 2 का 1 का बी। ठीक है, 2 का 1 का बी बेल पढ़ा हमने। सी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल चार्ज और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, सॉरी बेलेबल नॉन बेलेबल पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कभी भी मन के अंदर ये डाउट मत रखना। देखिए पहले तो थोड़ा सा सिंपल सा समझ लेते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। मतलब ये डाउट बिल्कुल मन से हटा दो, बिल्कुल ये मन से हटा देना। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अंदर, अभी छोड़ो, कॉग्निजेबल वो है ऑफेंस होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं। ये लोगों के मन में डाउट है, एक्चुअलिटी नहीं है। और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 70 से 75% केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन 25% भी तो मैटर करता है। तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जो ऑफेंस कॉग्निजेबल है वो नॉन बेलेबल है और जो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है वो बेलेबल है। अब होता क्या है मैम, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल आपने तो ऐसे ऐसे करके समझा दिया, समीकरण सा बना दिया, इक्वेशन सा बना दिया, हमें समझ में नहीं आए। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, सबसे सिंपल डेफिनेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वही है, एक तो वही कि जो शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताया गया है, ये तो आपको लिखना ही है कि ऐसे ऑफेंसेस जो शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वाला, जो पुलिस ऑफिसर है
वो विदाउट वारंट, मतलब घर के बाहर खड़ा हो गया आपको, मतलब किसी, मान लीजिए मोहन को, हम मोहन नाम का व्यक्ति है, उसके घर के बाहर खड़ा हो गया कि ले तेरे को अरेस्ट करने आए हैं। मोहन बोला ला दिखा वारंट दिखा, तो वो बोलेगा सामने वाला भाई तूने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस किया है? कॉग्निजेबल। तो हम यहाँ पर तुझे विदाउट वारंट क्या कर सकते हैं? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, याद रहेगा। Cognizable offense are those offenses in which the police officer can arrest without warrant. Without warrant आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जस्ट भाई सेम आपको वो चीजें तो लिखनी है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे पीछे, जिसे शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल है? दो तरीके के शेड्यूल है। तो जिसे पीछे शेड्यूल में क्या बताया गया है? जिसे पीछे शेड्यूल में नॉन कॉग्निजेबल बताया गया, लेकिन वह ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या नहीं कर सकता? विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जनरल तो आपको लिख कर ही आना एग्जाम का। भाई एग्जाम का 50% चीज तो इस पे बेस्ड है, लेकिन इसी के आधार पर आपको 4 में से 3 नंबर, 4 में से 3.5 नंबर, मैंने अभी कॉपी डाली है, देखना मेरी कॉपी थोड़ी बहुत, ऐसा कुछ प्रो की जैसे नहीं लिखा, लेकिन आपको जज बनना है तो भाई ऐसा सामान्य व्यक्ति जितना, मतलब ये 50% तो लिख कर आना पड़ेगा कि जहां यहाँ पे पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है। 21G, 21G में लिखा हुआ है एन ऑफेंस for which a police officer may arrest without a warrant in accordance with the first schedule or any other law। तो ये लिखना जरूरी है। ऐसे आधी अधूरी डेफिनेशन, भाई हम क्या लिख रहे हैं? हम तो यही पढ़ सोच रहे हैं ना कि हमें मेंस लिखना है। कभी भी ऐसी तैयारी हमें नहीं करनी चाहिए कि प्री की पहले कर रहे हैं, फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो आदमी सोच रहा है कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो सब सेक्शन नंबर याद कर जाएंगे। भाई आपको प्री मेंस इंटरव्यू, क्योंकि आप ये सोचो कि आप ये सोचोगे कि हमारी मेंस की तैयारी होगी फिर हम इंटरव्यू, आप अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी बना लोगे। 1 महीने में आपका इंटरव्यू है या 20 दिन में आपका इंटरव्यू है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर सकते हो। आप अपने चलने के ढंग को नहीं सुधार सकते हो, बैठने के ढंग को 20 दिन में नहीं सुधार सकते हो, बोलने के तरीके को 20 दिन में नहीं सुधार सकते हो। ये क्वेश्चन कि आप जज क्यों बनना चाहते हो, ये 20 दिन में भी नहीं प्रिपेयर कर सकते आप। सही बता रही हूँ मैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, और चाहे वो इंटरव्यू, वो यदि आपको जज बनना है ना तो ये आज से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, यदि एक सामान्य स्टूडेंट लिखे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो क्या लिख सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये तो आपकी आधी डेफिनेशन है। किसके तहत? विदाउट वारंट, एज पर शेड्यूल फर्स्ट, एज पर शेड्यूल फर्स्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये पूरी आपकी डेफिनेशन। ठीक है। तो 21G कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जी के बाद में एच इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ओ नॉन कॉग्निजेबल पहले पढ़ना जरूरी है इसके साथ में। तो एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जिसके अंदर पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब आ जाइए इसके डिफरेंस देखते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मैं भाई कि पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट एज पर फिफ्थ शेड्यूल of BNSS 2023 या any other law for the time being in force. Non-cognizable are those offenses in which a police officer cannot arrest without a warrant. ठीक है। और कोर्ट की परमिशन जरूरी है यदि आपको क्या करना है, आपको अरेस्ट करना। पुलिस अथॉरिटी, अब देखो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर की ज्यादा अथॉरिटी होती है। द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट। अभी ध्यान से, ये अभी हमने एक ही चीज पढ़ी कि पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। अब एक चीज और देखिए, पुलिस ऑफिसर ये जो कॉग्निजेबल केस होते हैं, बस ये आपका बेस है। यदि आपको, आप आज की क्लास, मतलब मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया, यदि आप 5 क्लास अच्छे से पढ़ लोगे तो बीएनएसएस ऐसे चुटकियों में निकलेगा। लेकिन आपने ये सेकंड क्लास ही अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको यही नहीं पता कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, तो बाद की चीजें माइनस में ही है। बैठ के क्लास में सिर्फ टाइम पास करोगे। ठीक है। यदि आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे, यदि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा मजिस्ट्रेट की क्या पावर है। ये चीजें आगे सब चीजें मैटर करेगी कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पे चार्ज बना रहा है, यहाँ पे चार्ज नहीं बना रहा है, यहाँ पे एफआईआर लिख रहा है, यहाँ पे एफआईआर नहीं लिख रहा, कंप्लेंट लिख रहा है, मजिस्ट्रेट के पास भेज रहा है। तो ये बेस क्लास है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने पढ़ा कि विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर
एक और बात सुनिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस वाले का एक्सक्लूसिव अधिकार है। मतलब यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन जब करना है पुलिस वाले को तो वो विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यदि क्या करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन ऑफ कोर्स नॉन कॉग्निजेबल में आप विदाउट वारंट अरेस्ट ही नहीं कर सकते, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या बोला मैंने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। आप विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन क्या नहीं कर सकते? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है? अनुभूति। अब देखिए, अब सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस, इट्स कॉमन सेंस। यदि हम कॉमन सेंस भी लगाएं, वैसे तो आपके एग्जाम में यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि सिवियरिटी ऑफेंस तो वो सामने वाले कॉमन सेंस की वो सीरियस क्राइम में होगा। वही विदाउट वारंट किस में अरेस्ट किया जाएगा? सीरियस क्राइम में अरेस्ट किया जाएगा। और मतलब विदाउट और विद वारंट किस में अरेस्ट किया जाएगा? मतलब विद वारंट की कोर्ट की परमिशन के साथ, नॉन सीरियस नहीं, मतलब माइनर ऑफेंस में अरेस्ट किया जाएगा। फाइलिंग ऑफ एफआईआर, अब ध्यान से, बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगेन ये आपका बेस, मतलब आपकी नींव जो बीएसएस बीएनएसएस की है उसकी नींव क्लियर कर रहा है। ध्यान से सुनिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो 99% केसेस की बात कर रही हूँ, 99.99% केस। ठीक है, समझिएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में लगती है कंप्लेंट। क्या लगती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? कंप्लेंट। कंप्लेंट किसके पास जाती है? मजिस्ट्रेट के पास जाती है। शायद एक डेफिनेशन अपन ने छोड़ दी कंप्लेंट की। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जाती है। एक बार हैंड रेज करो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाती है। एक बिल्कुल ध्यान से, ज्यादा अपन को आप ही सोचोगे छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। जी हाँ, छोटे मोटे ऑफेंसेस की एफआईआर नहीं लगती है। तो ये बस कोई बोले किला भाई एफआईआर लिखवाने आया हूं, तो बोले किसकी एफआईआर लिखवाने आया है? ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो आपको ऐसा, अब देखो, अपन एक सामान्य आदमी होते हैं, तो सामान्य आदमी, जैसे मान लीजिए आपने कभी बीएनएसएस पढ़ा नहीं है, लॉ नहीं पढ़ा, तो सामान्य आदमी की नजर में तो पुलिस वाला ही सब कुछ है। कौन है भाई? पुलिस में जाके मैं रिपोर्ट करा के आ रहा हूँ, तो उसको लगता है कि मैं पुलिस में जाकर एफआईआर लिखा के आ रहा हूँ। तो पारुल जैन जैसे आदमी या तो आपके जैसे इंसान जो पारुल जैन की क्लास लेकर बैठे हैं या बीएनएसएस पढ़ के बैठे हैं, तो जवाब नहीं देगा क्या? बोले तुझे खुद को ही नहीं पता कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये तो है ही नहीं, मतलब सीएस में तो एफआईआर हो नहीं सकती। मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन, तो पुलिस वाला, आपको लगता है पुलिस वाला क्या लिखता है? कभी मान लीजिए आप कंप्लेन लिखवाने गए, तो कभी भी वो एफआईआर वाले रजिस्टर में नहीं लिखेगा। एक रफ, मतलब एक रफ रजिस्टर नहीं, एक उसका होता होगा, एक रजिस्टर होता है, उसमें वो लिखेगा और फिर वो मजिस्ट्रेट के पास में आपको डायरेक्ट कर देगा कि जाके मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेन लिखवा कर आओ। तो एक बार ध्यान रखोगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट लगती है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में लगती है कंप्लेंट। तो आइए देखिए, द पुलिस कैन नॉट फाइल एन एफआईआर डायरेक्टली। The police cannot file an FIR directly. Instead, they make a complaint and the magistrate approval is needed to begin. ये बार बार अपन को पढ़ना नहीं, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन को मजिस्ट्रेट की अप्रूवल चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि कभी भी पुलिस वाला एफआईआर तो लिखेगा ही नहीं, डायरेक्ट किसके पास भेजेगा? मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा कंप्लेंट। अब आइए बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस। खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये एक तो चीज समझ में आ गई कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगती है? कंप्लेंट लगती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगेगी? एफआईआर। ध्यान से सुनिए, अब एक बात समझिएगा, अपन जैसे कभी आप लोगों ने 166 और 166 ए पढ़ा हो आईपीसी का, तो पुलिस वाला कंप्लेन नहीं लिखता है, मतलब वो नहीं लिख रहा है, एफआईआर नहीं लिख रहा है कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस में, तो उस पे 166 ए और 166 मतलब डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे करने का चार्ज लगता है। तो भाई अब ये मान लो हमें पता है, पारुल जैन पता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मर्डर है, रेप है या कुछ भी है, तो लिखने गए हम एफआईआर।
क्या लिखने गए? हम लिखवाने गए FIR। अब पुलिस वाला नहीं सुनेगा तो आप क्या करोगे? खूब सारी चीजें होती है वैसे, 0 FIR, EFIR, ये सब चीजें होती है, लेकिन अब पुलिस वाला लाइक उसके पास में भेजते हैं, SP के पास में भेजते हैं, तो अब कोई नहीं सुन रहा तो कहाँ पहुंचेगी? मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाएगी। लग गया ना कॉमन सेंस कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR लग सकती है। लेकिन आप खुद सोचो, अब वो सामने वाला व्यक्ति FIR नहीं लिख रहा है और आपके पास में कुछ भी रेमेडी नहीं बची, तो आप क्या करोगे? मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करोगे ना। तो आज के बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट लगती है, यही मानो 99.9% नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट लगती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या लगती है? FIR। लेकिन आपसे पूछा गया क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट नहीं लग सकती? तो लग सकती है भाई, लग सकती है। मतलब 156 का चलो वो बहुत ओवर हो जाएगा, हम बिल्कुल प्रोसेस एक बार दोनों सब लोग हैंड रेज कर दीजिए। समझ में आया? कॉग्निजेबल ऑफेंस FIR लग सकती है, लगेगी FIR। लेकिन आप खुद सोचो, FIR नहीं लगेगी तो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? FIR नहीं लगेगी, FIR नहीं लगेगी तो कंप्लेन कराने पहुंचेगा, पहले वो FIR लिखवाने जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मन का डाउट खत्म हो जाना चाहिए। तो 3 बहुत बड़े बड़े डिफरेंस पढ़े अपन ने, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट, विद वारंट इसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन अ पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द केस, विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट इसमें विदाउट परमिशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्या नहीं किया जा सकता? इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लग सकती है? FIR। लेकिन ध्यान रखिएगा, FIR एज वेल एज कंप्लेंट, यदि नहीं लिखेगा सामने वाला व्यक्ति तो कंप्लेंट ही तो करेंगे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगती है? कंप्लेंट। और ये कॉमन सेंस, ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, ये नॉन मतलब कम माइनर ऑफेंसेस। और कुछ देख लेते हैं, ज्यादा इससे बड़े तो मुझे नहीं लगता। ये हो ही गया, ये इन्वेस्टिगेट, बस ये आपके 3 मेजर हो गए, मतलब आपके 80% से लेकर 85%। ये तो एग्जाम में लिख कर आना आपको सब, एक बार हैंड रेज करो, याद रहेगा। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं, जो जो मैं बोल रही हूँ ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये 3 पढ़ लो। बाकी वही है, इन्वेस्टिगेट वाला भी पढ़ लो, जल्दी से पढ़िए। लिखिए, लिख कर आ सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आराम से लिख कर, मतलब 4 डिफरेंस लिख कर आना है आपको मेंस में, देख लीजिए। मैं भी पढ़ के बता देती हूँ। एक ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, एक ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। पुलिस अथॉरिटी के पास अरेस्ट और इन्वेस्टिगेट करने की पावर है विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन चाहिए मजिस्ट्रेट। ये सीरियस क्राइम में होता है, ये माइनर क्राइम में होता है। फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस वन कैन फाइल FIR और मेक अ कंप्लेंट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब कम लोग समझते हैं। और द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट फाइल एन FIR डायरेक्टली, इंस्टेड दे मेक एन कंप्लेंट, और ये इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है और इसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। अब हमने पढ़ा व्हाट इज कंप्लेंट, भाई कंप्लेंट पढ़ी हमने, तो कंप्लेंट आपको समझ में आना चाहिए। किसको, कौन है क्लास में, को मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को ही, कंप्लेंट किसको लगती है? कोई बता दीजिए, सानिया, कंप्लेंट किसको लगती है? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट। तो भाई कंप्लेंट की डेफिनेशन में आपके मजिस्ट्रेट आएगा ना, आएगा ना मजिस्ट्रेट। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कंप्लेंट मतलब अभी मैं मान लीजिए स्क्रीन नहीं देख रही हूँ, आप देख, कंप्लेंट ओरली भी जा सकती है, कंप्लेंट रिटर्न में भी जा सकती है, कंप्लेंट ओरली भी जा सकती है और रिटर्न में भी जा सकती है। दूसरा लगा क्या रहे हैं? एलिगेशन लगा रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं? एलिगेशन लगा रहे हैं कि कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, चाहे वो नोन हो, हम बोल रहे हैं कि सर मोहन ने चोरी करी, मोहन ने, चलो चोरी तो चोरी से भी छोटा है, मोहन ने CBT करी, छोटा ऑफेंस है, कंप्लेन लगेगी कि सर कोई व्यक्ति, मैं ऐसे बोलूं कि सर मोहन ने चोरी करी, मैं एलिगेशन लगा, तो ये नोन कि कोई व्यक्ति, वेदर नोन और अननोन, बोले सर किसी ने तो CBT करी है लेकिन मैं नहीं जानता कि किसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंप्लेंट मींस रिटन और ओरल एलिगेशन टू द मजिस्ट्रेट। किसको लगता है? टू द मजिस्ट्रेट। किसको लगती है? टू द मजिस्ट्रेट, कि ओरली और रिटन एलिगेशन टू द मजिस्ट्रेट, वेदर रिटन और वेदर एनी सम पर्सन, वेदर नोन और अननोन, क्या करा है उसने, व्यक्ति ने, देखो
कि भाई आप एक्शन लो, क्या करो कि भाई आप एक्शन लो कि किसी व्यक्ति जो नोन और अननोन है इसने क्या करा है, ऑफेंस कमिट किया है। क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, अभी यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि और आगे एक्सप्लेनेशन क्या है। एक बार देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी एलिगेशन। ऐसे नहीं, आप ऐसे भाई हर चीज की लॉ लैंग्वेज लिखनी चाहिए, आप ऐसे नहीं कि कोई रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लिखा है वो लिखना है। क्या लिखा हुआ है, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। मैंने सीधी बात बोल दी, ऐसा नहीं है कि अपन राइटिंग में लिखेंगे, अपन मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन ओरली भी कर सकते हैं। एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, क्या करने जा रहे हैं, टू द मजिस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, किसको जाती है कंप्लेन, मजिस्ट्रेट, टू द मजिस्ट्रेट। आप क्या बोल रहे हो कि भाई सर हम आपके पास में कंप्लेन लिखवाने आए, आप एक्शन लो विद अ व्यू टू, with the intention of action being taken under this संहिता, with the intention of action taken, with the intention of action taken that the person whether known or unknown has committed an offense। हम बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब एक व्यक्ति है, इसने ऑफेंस, एक व्यक्ति है चाहे वो नोन हो या अननोन हो, इसने ऑफेंस कमिट किया है। आप इस संहिता के अंदर क्या करो, इस संहिता के अंदर एक्शन लो। ठीक है, वैसे एक बार हैंड रेज करो, ये आपकी 90% देखो सीधे बात, यहाँ पे मत देखो, समझो। कंप्लेंट आपसे पूछा जाता है आराम से, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लेंट, व्हाट इज कंप्लेंट, व्हाट इज कंप्लेंट। तो कंप्लेंट की डेफिनेशन में क्या आना चाहिए, मजिस्ट्रेट। व्हाट इज कंप्लेंट, देख ध्यान से, अ रिटन और ओरल एलिगेशन, अ रिटन और ओरल एलिगेशन, अ रिटन और ओरल एलिगेशन किसको लगा रहे हो, टू द मजिस्ट्रेट, टू द मजिस्ट्रेट। क्यों लगा रहे हो, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, कि भाई कुछ तो एक्शन लो, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, विद अ व्यू टू टेक एक्शन दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, ये भी लिखना जरूरी है भाई। आप हमेशा जरूरी थोड़ी पता है कि आप कंप्लेन लिखवाने जा रहे हो तो आपको पता हो ऑफेंस अक्यूज कौन है, कि वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, या कुछ ऑफेंस उसने कमिट किया, इज कॉल्ड कंप्लेंट। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे ये 4 लाइनें जल्दी से पढ़ लो, 1 2 3 लाइनें जल्दी से पढ़ लो। एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद द इंटेंशन ऑफ एक्शन बीइंग टेकन अंडर दिस संहिता that a person whether known or unknown has committed an offense but does not include police report, but does not include police report। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले 173 में जाती थी, अब 193 में जा रही। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, 193 में पुलिस रिपोर्ट जाती है, एक बार कोई है जो बता सकता है जिसने कभी पढ़ा हो, 193 में ही जा रही है इसमें। यस मैम, ठीक है, अब ध्यान से 193 अब ध्यान से सुनो। देखिए अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, पहले तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जैसे मान लो आप सभी को पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगती है, एफआईआर लगती है। क्या लगती है, एफआईआर लगती है। फिर एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो एक पुलिस वाला क्या फाइल करता है, पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है। क्या फाइल करता है, पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है कि फला फला व्यक्ति ने, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, मैं चार्जशीट पेश कर रहा हूँ। पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, चालन, ऐसे सब चीजों के नाम बोलते हैं इसको, कि मैं चार्जशीट पेश कर रहा हूँ कि सर इस व्यक्ति ने क्या करा है, इस व्यक्ति ने ऑफेंस, ये वाला ऑफेंस कमिट किया है जैसा मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो पुलिस रिपोर्ट मोस्टली किन ऑफेंसेस में फाइल होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया भाई, खुद सोचो। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लगेगी, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा। आप सभी को पता है इन्वेस्टिगेशन किसमें होता है, इन्वेस्टिगेशन एफआई मतलब पुलिस वाला विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में क्या होगा, उसका एक कंक्लूजन तो निकलेगा। तो पुलिस रिपोर्ट इज अ कंक्लूजन कि सर मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया। तो आप ये सोचो, तो ये बोल रहा है बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो ये पुलिस रिपोर्ट कोई पुलिस वाला कंप्लेंट थोड़ी फाइल कर रहा है, कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा ना, ये तो बता रहे हैं कि भाई मेरे इन्वेस्टिगेशन का ये रिजल्ट निकला है। आप ध्यान से सुनो, कंप्लेंट की डेफिनेशन में 4 चीजें, एनी रिटर्न, क्योंकि ये भी तो लिख कर दे रहा है ना, ये भी तो, ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये भी तो मजिस्ट्रेट के पास जा रही है फाइनल होके, लेकिन ये मोस्टली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जाती है मोस्ट।
अब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, रिटन और ओरल एलिगेशन, ठीक है, मेड टू द मजिस्ट्रेट, रिटन और ओरल एलिगेशन मेड टू द मजिस्ट्रेट, मेड टू द मजिस्ट्रेट विद द इंटेंशन टू टेक एक्शन, कि भाई आप एक्शन लो, वेदर दैट any person whether known or unknown has committed an offense, has committed an offense, but लास्ट इसने फोर्थ बोला, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। और मैं मानती हूंगी कि भाई आपने यदि मेरी क्लास स्टार्टिंग से ले रहे हो अभी, तो आपको समझ में आ गया कि व्हाई इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ये लिखा हुआ है। आप इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, एक्सप्लेनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका, समझिएगा। मान लीजिए कि एक पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है, ध्यान से सुनिए। तो मैं मानती हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर, आप सबको पता हो या नहीं पता हो, अटेम्प्ट टू मर्डर कौन सा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आप सभी को पता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अभी सिखाया मैंने, एफआईआर लगेगी, ठीक है। पुलिस वाला विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन करे, क्या करेगा? विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन करे। ध्यान से सुनना, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर लगेगी, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन करेगा। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? यदि किसी को भी डाउट है तो पूछ लो भाई, आगे नहीं समझ में आएगी चीजें। यदि आपको खुद सोचो कॉग्निजेबल ऑफेंस है अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉग्निजेबल अभी सिखाया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में लगती है एफआईआर इनिशियल, फिर एफआईआर लगने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। अब समझो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर बड़े मजे से इसने इन्वेस्टिगेशन करा 7-8 दिन, फिर बोलता है कि फालतू अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया। ध्यान से सुनो, मान लीजिए कि मोहन ने सोहन को मारा होगा या कुछ भी करा होगा, तो उसको लगता है कि यार अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं था, ये तो एक सिंपल हर्ट था। क्या था? ये सिंपल हर्ट था, ये तो मोहन सोहन पे गलत चार्ज लगा रहा है। तो अब ये कौन सा ऑफेंस बन गया? इसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक बार हैंड रेज करो, स्टेज समझ में आई? भाई जब एफआईआर लगी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है, कि जब एफआईआर लगी तो क्या हुआ? कौन है? स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया। देखिए कि जब एफआईआर लगी, समझिए, मैं वापस बता दूं, अटेम्प्ट टू मर्डर कौन था? अटेम्प्ट टू मर्डर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप समझिए। तो अब समझिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एफआईआर लगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर। 7 दिन बाद पता चलता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, ये तो सिंपल हर्ट है। तो ये ऑफेंस किस में कन्वर्ट हो गया? लगाता तब तो कॉग्निजेबल था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन कॉग्निजेबल। तो अभी सिखाया था आपको कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट लगती है। अब पुलिस वाला क्या कर रहा है? पुलिस वाला तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, भाई समझ में आया ना आपको? पुलिस वाला क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता? उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला ये तो सिंपल हर्ट है, इसकी तो क्या लगनी चाहिए? इसकी तो कंप्लेन लगनी चाहिए। अब पुलिस वाला क्या करेगा? पुलिस वाला एक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा कि सर, मैं जब इन्वेस्टिगेशन, मेरे पास में जब केस आया था तो क्या था? वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये क्या अराइज हुआ, मुझे पता चला ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब पुलिस वाला लिख के भेज रहा है ना, तो ये रिपोर्ट जो गई है ये तो बन जाती है डीम्ड कंप्लेंट। समझ में आया? और पुलिस जो ऑफिसर जो रिपोर्ट भेज रहा है वो बन जाता है डीम्ड कंप्लेनेंट। एक बार हैंड रेज करो, पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको कि जनरल रूल इज दैट, ये पुलिस वाले ने पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजी है, आप इसको 193 की रिपोर्ट नहीं मानोगे। समझ लो मेरी बात को, आप इसको 193 वाली रिपोर्ट नहीं मानोगे, ये तो एक जनरल रिपोर्ट है ना। अब ध्यान से, अब देखिए, अब एक्सप्लेनेशन पढ़िए, अब एक्सप्लेनेशन, अब समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने वो, यदि मेरा कंसेप्ट ध्यान से सुना होगा तो आपको बेरेक्ट अच्छे से पढ़ना समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखो क्या लिखा, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर in a case disclosing a non-cognizable offense after investigation,
भाई जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था तब उसको लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। बट एक रिपोर्ट दी जा रही है मजिस्ट्रेट को डिस्क्लोज करते हुए कि सर ये जो मेरे को पता चला है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है डीम्ड कंप्लेंट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेंस में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीम्ड कंप्लेंट? तो सब लिख दोगे ना, एक बार सब हैंड रेज करो कि स्टार्टिंग थी कॉग्निजेबल ऑफेंस से, लेकिन बीच में पता चला कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट को लिखकर नहीं भेजेगा क्या वो कि मेरे पास तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, लेकिन मुझे पता चला ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि ये तो सिंपल हर्ट है, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें तो मेरा अधिकार ही नहीं है। तो इट इज कॉल्ड डीम्ड कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made is deemed as the complainant। ये आपकी 3 नंबर की डेफिनेशन में सब लिखना पड़ेगा। एनी रिटन और ओरल एलिगेशन made to the magistrate with the intention to take action that some person whether known or unknown has committed the offense। बट आपको लास्ट लाइन जरूर से लिखनी है, but it does not include police report, but it does not include police report explanation कि a report made by the police officer, एक रिपोर्ट भेजी जा रही है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, डिस्क्लोज कर रहा है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आई फाउंड कि इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसे माना जाएगा डीम्ड कंप्लेनेंट, और जो रिपोर्ट जा रही है उसे माना जाएगा डीम्ड कंप्लेंट। ठीक है, मैं मानती हूँ यदि पूरा अच्छे से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया हो। आ जाइए, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट। तो आप लिख सकते हो, अभी जो ऊपर पड़ी वही तो लिखे कि जो एफआईआर होता है, एफआईआर किस में लगती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और कंप्लेंट किस में लगती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन आप स्टार लगा के लिख कर आओगे कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें भी कंप्लेंट लग सकती है। ठीक है, डेफिनेशन लिख कर आ जाओगे। फिर एफआईआर जब लगती है, एफआईआर लगेगी तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या होगा? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और वो रिपोर्ट जाएगी। यहाँ पे मुझे ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 193 लिखना चाहिए था। नहीं, सही है, 173 में जैसे जो पहले 154 जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा सीआरपीसी, तो वहां पे 154 में क्या जाती है? एफआईआर जाती है। कहीं पे भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है, समझना। बीएनएसएस में और वेदर सीआरपीसी में एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया, कहीं भी नहीं दिखेगी आपको एफआईआर की डेफिनेशन, लेकिन जो इनके ग्लिम्स मिलते हैं वो मिलते हैं सेक्शन 173 में। ये क्या होता है? यही लिखा हुआ है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस वाले को, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसको क्या लिखवाई जाती है? एफआईआर लिखाई जाती है। तो डेफिनेशन पढ़ो, अ फॉर्मल रिपोर्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस registered by the police upon receiving information not defined but relevant provision related in 173। एक फॉर्म आपसे पूछा गया व्हाट इज एफआईआर, तो आप बोलोगे एफआईआर, ये मतलब बोलते हैं ना एग्जाम में, इंटरव्यूअर पूछा व्हाट इज एफआईआर, तो आप बोले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे लिख के आना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज को दी जाती है फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाता है, वो क्या, आप यदि ओरल में दे रहे हो तो वो रिटर्न में लिख के आपसे साइन करवाएगा। ठीक है, रिटर्न में दे रहे हो तो भी साइन करवाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? एफआईआर। इट इज नॉट डिफाइंड अंडर बीएनएसएस। कंप्लेंट की डिफाइन किया गया, भाई कंप्लेंट तो अभी पढ़ के आए, 2(1) के एच में डिफाइन किया गया कंप्लेंट को। और टिपिकली कौन से ऑफेंसेस में फाइल होती है एफआईआर? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। कंप्लेंट कॉग्निजेबल, और माइंड में कभी भी डाउट नहीं रखना, नॉन कॉग्निजेबल में तो होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी कंप्लेंट लग सकती है। किसके? ये ऑफिसर इंचार्ज के पास फाइल होती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है, इसको रजिस्टर करना मैंडेटरी है, और कंप्लेंट पे कोई एक्शन लेना या नहीं एक्शन लेना ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है। ठीक है, ये आपके कुछ काम का नहीं है, ये भी आपके कुछ काम का नहीं है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एफआईआर और कंप्लेंट में अंतर समझ में आ गया क्या? ठीक है, देखो समझ में सब आ जाता है, मेंस में लिखना आना चाहिए, और सब ये 10 बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत मैं बता रही हूँ, सिर्फ आप 5 क्लास लोगे ना, ये बीएनएस ऐसे निकलेगा, जो नहीं होता बिल्कुल स्मूथ। बस माइंड में आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होगी ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिटी, क्या ऑफेंस है और क्या कंप्लेंट है, क्या एफआईआर है, क्या कॉग्निजेबल है, क्या नॉन कॉग्निजेबल है, क्या बेलेबल है और क्या नॉन बेलेबल है, क्या इंक्वायरी है, क्या ट्रायल है और क्या इन्वेस्टिगेशन है। ये 6 से 7 चीजें आपको पता चल जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली आराम से अच्छे से कर सकते हो।
अब आ जाइए, देखिए अभी हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पढ़ा, सारी डेफिनेशन आज अपन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं और बड़ी बड़ी इंक्वायरी ट्रायल के अलावा और कुछ बड़ी है क्या? ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ते हैं अपन, ट्राई करते हैं कंप्लीट ये डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक है, डेमो देखो बहुत मेहनत लग जाती है, तो मैं तीसरी डेमो नहीं लूंगी, इस क्लास की तीसरी डेमो नहीं लूंगी, क्योंकि इसमें इसको समझाना ही बहुत बड़ी बात है बीएनएसएस को स्टार्टिंग में। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन न्यूली एडेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, इधर से उधर चीजों को ट्रांसफर करना, इधर से उधर चीजों को ट्रांसफर करना किसी भी वे के द्वारा। तो द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, यही तो करते हैं बैठे बैठे। व्हाट्सएप को याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या क्या भेजते हो, रिटर्न चीजें, रिटर्न रिटर्न में भेजते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, एक बार पढ़ ले फिर अपन डिस्कशन करें, पूरी डेफिनेशन कर ले, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो व्हाट्सएप पे, क्या करते हो, मैसेज लिख के भेजते हो, रिटर्न रिकॉर्ड करके भेजते हो, कर देते ना अपन, साइड में एक बटन आता है वर्बल, पिक्चोरियल फोटो इमेजेस भेजते हो, और वीडियो कंटेंट। तो यही दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, जो चार चीजें आप करते हो, रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट, बैठ के क्या करते हो, ट्रांसमिट और ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्या करते हैं, यही तो करते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस, एक पर्सन से डिवाइस के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन, ये दो देखो, फ्रॉम अ पर्सन टू डिवाइस, फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन, बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टेलीफोन, सच एज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, सबसे देखो छोटे से बड़ा याद करते हैं, मोबाइल फोन अपने हाथ में रहता है, टेलीफोन, कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अपन अपन क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन, सर्च सीजर। आप सभी के लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है या सिर्फ इसके महेश के लिए? सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? सबको प्रॉपर आवाज आ रही है? यस मैम। महेश सर, यस मैम। एग्जिट होकर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आए तो व्हाट्सएप को याद रखना है। किसको याद रखना है? व्हाट्सएप। जो जो काम आप व्हाट्सएप पे करते हो वही वही काम, कि कोई भी कम्युनिकेशन चाहे, अपन क्या करते हैं सबसे पहले, रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो, क्या करते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन पर्सन, देखो सब चीजें लिख देनी है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, one device to another person to another device through any electronic communication, which could be mobile phones, which could be telephone, which could be computer or any other electronic communication as approved by the central government. ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब आ जाइए, अब आते हैं अपन एक बहुत बड़ा टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो देख लीजिए, सिंपल सिंपल बताती हूँ मैं, बस बेस क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। देखिए, ये है इन्वेस्टिगेशन, ये है इंक्वायरी और ये है ट्रायल। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब खुद सोचो, ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कैसी प्रोसीडिंग है? नॉन जुडिशियल मतलब कोर्ट वोट। ठीक है, यदि नहीं पता हो तो समझ लो, जुडिशियल मतलब कोर्ट, मजिस्ट्रेट, ये होती है जुडिशियल, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जजेस, ये होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग करने वाले। तो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक है, इट इज एन नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, मैं मानती हूँ इसमें तो कुछ है नहीं, इंक्वायरी और ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। कौन करता है? दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। तो ये अधूरा है, ठीक है, बच्चों को नहीं पता रहता, ये अधूरा है। पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई अन्य, मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऑथोराइज किया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो यहाँ पे कभी भी आधा नहीं लिख के आना है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन who is authorized by the magistrate, by the magistrate। ठीक है, इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी कोर्ट और मजिस्ट्रेट। कौन करता है इंक्वायरी? कोर्ट और मजिस्ट्रेट।
ट्रायल कौन करता है? ट्रायल कौन करता है? कोर्ट और मजिस्ट्रेट। एक बार हैंड रेज कर दो, दो डिफरेंस तो समझ में आ गए होंगे ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। आधा कभी नहीं लिख के आना है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। एंड इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी कोर्ट मजिस्ट्रेट, ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन डिफाइन दिखेगा आपको, आप बीएनएसएस देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है इन्वेस्टिगेशन विच इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन में? कुछ नहीं करते। फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यही तो करते हैं पुलिस ऑफिसर, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो आपको ये डेफिनेशन दिखेगी। अभी मुझे सीरियल नंबर याद नहीं कहाँ दे रखा है, लेकिन अब उस टाइम तो याद था। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं, तो अपन देख लेंगे। लेकिन आपको डेफिनेशन मैंने याद करा है। इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब सुन लेना, ये सुन लोगे तो बीएनएसएस का कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सिखाया था आपको चार्ज में कि चार्ज क्या करता है? इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है। यही सिखाया था मैंने जब चार्ज की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि चार्ज सेपरेट्स इंक्वायरी फ्रॉम ट्रायल। तो इंक्वायरी करने का उद्देश्य क्या है? इंक्वायरी करने का उद्देश्य यही है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है क्या? प्राइमा केस फेसी केस बन रहा है क्या? क्या चार्ज बनाया जाना चाहिए क्या? यही तो होगा इंक्वायरी। इंक्वायरी का एंड क्या होगा? इंक्वायरी का एंड होगा कि चार्ज बनाना चाहिए क्या, सब्सटेंस बनाना चाहिए क्या अक्यूजेशन का। और ट्रायल, देखो ट्रायल का उद्देश्य क्या होगा? क्या हो सकता है ट्रायल का उद्देश्य? ट्रायल अंतिम स्टेज है, तो ट्रायल का उद्देश्य दो ही तो हो सकता है कि या व्यक्ति को कन्विक्ट करना है, ठीक है, और क्या व्यक्ति को एक्विट करना है। अभी समझ जाओगे। देखो अभी मैं समझा देती हूँ, छोटी छोटी चीजें अभी सुन लो ध्यान से। एक होता है शब्द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपराधी है। अक्यूज्ड का मतलब है अक्यूज, जिस पर आरोप लगाए। क्या लगाए? जिस पर आरोप लगाए। कन्विक्ट, जिस पर जो ऑफेंस है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये ट्रायल का एंड होता है। और एक्विट, कि जिस पर पूरा चार्ज बनने के बाद पूरा ट्रायल चला और बाद में पता चला उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो ये होता है अक्विट। क्या होता है? अक्विट। एक बार याद रहेगा। और एक शब्द और दिखेगा आपको, डिस्चार्ज। क्या दिखेगा? डिस्चार्ज का मतलब भी छोड़ना है, अक्विट का मतलब भी छोड़ना है। लेकिन डिस्चार्ज चार्ज बनने से पहले, मतलब चार्ज बनने से पहले यदि व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज। और चार्ज बनने के बाद क्योंकि ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं अक्विट। एक दो तीन चार, चार शब्द याद रखोगे क्या? दोबारा दोहराती हूँ। अक्यूज का मतलब व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अक्यूज का मतलब व्यक्ति पे आरोप लगाए। अभी आरोप लगाए, प्रूफ नहीं हुआ है, तो ये कोई नहीं। अक्यूज है तो आप उसको सोसाइटी में अपनी नजरें नजरें झुका लो कि भाई इसने रेप किया है, इसने मर्डर किया है। ऐसा नहीं है। अक्यूज का मतलब उस पर भी आरोप लगाए, प्रूफ नहीं हुआ है आरोप। फिर कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब ट्रायल चला है, ट्रायल चल के व्यक्ति को सजा मिल गई है, सजा सुनाई है, तो इट इज कन्विक्ट। एक्विट मतलब सजा सुना, मतलब ट्रायल चलने के बाद पता चला कि इसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, अक्विट। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अभी बहुत सारे अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्चार्ज एंड अक्विट। तो अब डिस्चार्ज का मतलब भी तो छोड़ना है और अक्विट का मतलब तो छोड़ना है। तो अभी सिखाया मैंने, डिस्चार्ज मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले छोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है डिस्चार्ज। अक्विट मतलब चार्ज फ्रेम होने के बाद छोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है अक्विट। तो चार्ज किसका रिजल्ट है? मतलब डिस्चार्ज मोस्टली इंक्वायरी के बाद होता है, या इंक्वायरी से पहले भी हो सकता है। इंक्वायरी के इंक्वायरी लाइक चार्ज, ये डिस्चार्ज हमेशा ट्रायल शुरू होने से पहले किया जाता है और अक्विट ट्रायल शुरू होने के बाद किया। एक बार सब हैंड रेस कर दो। ये कॉमन सेंस की चार चीजें, ठीक है, पता होना चाहिए। हु इज अक्यूज, हु इज कन्विक्ट, हु इज अक्विट और हु इज डिस्चार्ज पर्सन। अब सुनो, इसका उद्देश्य हमने पढ़ लिया। हम किस पे चल रहे थे? इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन। Investigation is a non-judicial proceeding. Inquiry is a judicial proceeding. Trial is a judicial proceeding. Investigation is conducted by the police officer or any other person who is authorized by the magistrate. Inquiry, court magistrate. Trial, court magistrate. For the collection of evidence. इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इंक्वायरी क्योंकि अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये मैंने बीएनएसएस पढ़ा है बहुत, मैंने नवंबर में, जब मैंने पूरा मेरे आरजेएस का बैच खत्म हो गया, मैंने नवंबर में शुरू करा था मैंने और रश्मि हमने, और अभी अप्रैल में हम खत्म कर चुके हैं दोनों लोग, मतलब वही चल रहा है, चलो सीपीसी वगैरह।
ठीक है। तो सबसे मैंने नवंबर में पढ़ा था बीएनएसएस, अब पढ़ा रही हूँ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको भी ऐसी चीजें याद होनी चाहिए जैसे मैं थोड़ा थोड़ा याद करूँ। इंक्वायरी का जो एंड रिजल्ट है, इंक्वायरी का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? दो ही चीजें हो सकती है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है, क्या व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए या चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए, ये हो सकता है। और ट्रायल का जो अंतिम उद्देश्य है वो है व्यक्ति को एक्विट किया जाना चाहिए या कन्विक्ट किया जाना चाहिए। और ठीक है, 80-90% अपन कवर कर चुके हैं। मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। आ जाइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। पहले तो ये देखो और ये भी देख लो कि इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है, इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है, लेकिन ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रायल को ना ही सीआरपीसी में डिफाइन किया था, ना ही बीएनएसएस में डिफाइन किया। आ जाइए देख। इंक्वायरी, सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है इंक्वायरी। इंक्वायरी मत देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्वायरी भी चलती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग में ट्रायल भी चलता है। अभी सिखा के आई मैं। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये चार्ज ही तो सेपरेट करता है। इंक्वायरी चल रही है और ट्रायल चल रहा है। तो व्हाट इज इंक्वायरी विच इज नॉट ट्रायल? व्हाट इज इंक्वायरी विच इज नॉट ट्रायल? क्लास में जितने भी बच्चे समझ में आ रहा है क्या? ऐसे माइंड सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए भाई। मैं तो बिल्कुल बेस से, मैं तो ये मान रही हूँ कि छोटे बच्चे हैं पर फर्स्ट ईयर में आए हैं, सबको समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी वो है जो ट्रायल से, जो ट्रायल नहीं है, सिखाया ना। ट्रायल तो चार्ज फ्रेम होने के बाद स्टार्ट होता है। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं ली होगी तो हो सकता है थोड़ा माइंड आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन फर्स्ट क्लास लोगे और सेकंड क्लास सीरियल नंबर से आराम से लोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आता रहे। तो इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी इज अदर देन ट्रायल। अदर देन ट्रायल है विच इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, विच इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इंक्वायरी 2-1 के में बता रखी है, 2-1L में। इन्वेस्टिगेशन, पहले इंक्वायरी बता रखी है और फिर इन्वेस्टिगेशन बता रखा है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई स्टेज वाइज नहीं बता रहा क्योंकि ये एन के है ना, MNOP क्यू, देखो क्यू पहले आता है ना यहाँ पे इंक्वायरी में, क्योंकि इन और इन का इन्वेस्टिगेशन सेम है, लेकिन क्यू पहले आता है तो ये पहले बता रखा है इंक्वायरी, और वी बाद में आता है तो इन्वेस्टिगेशन बता रखा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जमा रखे हैं इनको इन्होंने। ठीक है, तो इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन याद करवा दिया मैंने, अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ लेकिन मैं बता दूं। इन्वेस्टिगेशन मतलब, इन्वेस्टिगेशन मीन्स कोई भी काम जो पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, मैंने कहा था मैं भी कर सकती हूँ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो देखिए includes all proceeding under this Sanhita for the collection of evidence conducted by the police officer or any person other than magistrate, authorized magistrate in this। आप एक बार हैंड रेस कर दो। इंक्वायरी की डेफिनेशन समझ में आ गई। इंक्वायरी जो ट्रायल नहीं है, इंक्वायरी जो ट्रायल नहीं है जिसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, और इन्वेस्टिगेशन वो सारी प्रक्रिया जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए की जाती है, विच इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। और मैं 100 बार बोलूंगी, याद भी रहे नहीं भी रहे तो 100 बार सुन लो, मैंने बार बार बोला कि पुलिस ऑफिसर अकेला इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। एनी पर्सन जो मजिस्ट्रेट नहीं है लेकिन जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया गया है, ऑथोराइज किया। आज ये डेफिनेशन पढ़ ली, सिंपल सिंपल इसके पढ़ लेते हैं क्या क्या। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी मजिस्ट्रेट। ये सिखाया मैंने आपको। इंक्वायरी मींस कोई भी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट अदर देन ट्रायल। ठीक है, ये भी छोड़ो। और ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसेस। बस ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ट्रायल में क्या होता है कि व्यक्ति गिल्टी है या व्यक्ति इनोसेंट है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए ट्रायल किया जाता है। पर्पस, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पर्पस, टू असर्टेन फैक्ट्स, लाइक ये लिख दो, टू असर्टेन प्राइमा फेसी केस, व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए या व्यक्ति को, या जो भी कंटिन्यू करेगा, तो मैं वैसे नोट्स तो भिजवाऊंगी लेकिन फिर भी आप लोग जैसे नोट्स पहुंचे तो छोटी छोटी चीजें पुरानी क्लास को रिकॉर्ड जो है उसको देखकर जो जो मैंने चेंज करवाया वो लिख लेना कि भाई इसमें असर्टेन किया जाता है कि व्यक्ति के लिए चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए या डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। डज नॉट इंक्लूड फाइनल एडजुडिकेशन। बट ट्रायल में क्या किया जाता है, क्या उद्देश्य है? टू डिसाइड द गिल्ट, कि व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाना चाहिए या इनोसेंट है, व्यक्ति को एक्विट किया जाना चाहिए। हु कंडक्ट्स, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, मजिस्ट्रेट कोर्ट, जज मजिस्ट्रेट कोर्ट सब करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल है नेचर में। ठीक है, और ये भी जुडिशियल है नेचर में।
ठीक है भाई, अगेन ये इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन के बाद किया जाता है। बस एक बार सबको समझ में आ गया। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। इसका रिजल्ट है कि व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए या चार्ज फ्रेमिंग की जानी चाहिए, और इसका रिजल्ट है व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाना चाहिए या अक्विट किया जाना चाहिए। ठीक है, आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल? क्विकली एक बार याद कर लेते हैं। इंक्वायरी दे रखा है 2 के 1 के में। इंक्वायरी मतलब अदर देन ट्रायल विच इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। Second, investigation, all the proceedings in this Sanhita, under this Sanhita, for the collection of evidence which is conducted by the police officer or any other person which is authorized by the magistrate but does not include magistrate. Magistrate investigation नहीं करता है। फिर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज, इंक्वायरी सेकेंड स्टेज है और ट्रायल थर्ड स्टेज है। ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, फिर what is the object? collect the evidence। इसका collect the evidence, इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति needs to be discharged और framing a charge is mandatory। और इसका उद्देश्य है गिल्ट और इनोसेंट, कि व्यक्ति गिल्टी है या इनोसेंट है, व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाना चाहिए या व्यक्ति को अक्विट किया जाना चाहिए। हु कंडक्ट्स? इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट्स, 2 व्यक्ति है, मैंने आपको बता दिया। इंक्वायरी कंडक्ट्स कौन करता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, और क्या करता है, और जो लाइक ट्रायल होता है वो भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है। ठीक है, एक बार सब हैंड रेज कर दो। सारी डेफिनेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल बॉन्ड, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, ये सब चीजें समझ में आ गई क्या आप लोगों को? अब आ जाइए, सारी डेफिनेशन खत्म करते जाते हैं, कुछ है ही नहीं बचा नहीं। अब ये देखो, इंपॉर्टेंट तो सब कंप्लीट हो चुका। आ जाइए, जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? अगेन ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी बाद में, पहले एक बार क्लास में खत्म हो जाए फिर पूछना कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग वह प्रोसीडिंग होती है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट में की जाती है, आपको पता है, लेकिन मैंने सिखाया है कि यहाँ जो डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन नहीं है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसने लिखा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स, कभी एग्जाम में आ जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन सिखाया था मैंने। डेफिनेशन 2 तरीके की होती है, एक जनरल और एक इंक्लूसिव। तो ऐसे ही थोड़ी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में केवल चीजें ओथ पे ली जाती है, लेकिन इसने कहा इंक्लूड। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन। जुडिशियल प्रोसीडिंग वह प्रोसीडिंग है जिसके अंदर एविडेंस लीगली ओथ पे लिए जाते हैं, इस और मे बी टेकन, लिए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? लिए जा सकते हैं। एक सेकंड ना, आप 1 मिनट दीजिएगा, आप पढ़ लीजिए जब तक। अब डेफिनेशंस में देखो कुछ बचा नहीं है। एक बार ये जुडिशियल प्रोसीडिंग मैंने आपको बता दिया। जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी प्रोसीडिंग होती है? जहां जो इसमें इंक्लूड है, जिसमें एविडेंस लीगली लिए जाते हैं, इज है। देखो पढ़ना आना चाहिए बेरक को, कुछ भी नहीं है। आपको बेरक पढ़ना आता है तो बुक्स की जरूरत नहीं है। बीएनएसएस में कोई बुक्स की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट चैप्टर 13। पहले चैप्टर 12 था, अब चैप्टर 13 हो गया। चैप्टर 13 के अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती कि आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है बीएनएसएस में। ठीक है, ये सारी इंटरप्रिटेशन आप खुद ही समझ जाओगे। इज लिखा है और मे बी, लिए जा सकते हैं और लिए जाते हैं और लिए जा सकते हैं ओथ पे। लोकल ज्यूरिडिक्शन, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो। ये पारुल का ये लोकल ज्यूरिडिक्शन है, ये पारुल का लोकल ज्यूरिडिक्शन है। मतलब पारुल यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट है, इसका अधिकार है। मान लीजिए मेरे को सामने प्रेरित दिख रहा है तो ये प्रेरित का लोकल ज्यूरिडिक्शन है। शानू दिख रही है तो शानू का लोकल ज्यूरिडिक्शन है। तो सब लोगों के लोकल ज्यूरिडिक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर मजिस्ट्रेट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये ना पूछा जाता, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए। लोकल ज्यूरिडिक्शन मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपनी पावर को क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफेंस की डेफिनेशन भी आपसे ऐसे नहीं पूछेगी, लेकिन कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसे पनिशेबल बनाया गया है, जिसे पनिशेबल बनाया गया है। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अपन कल पढ़ेंगे। पुलिस रिपोर्ट अभी सिखा दिया। पुलिस रिपोर्ट मतलब आपको सिखाया पुलिस रिपोर्ट किस में जाती है? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट जाती है मजिस्ट्रेट को, चार्जशीट बन के,
तो इसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो 2 के 1 के टी में ये भी आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समन केस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कल की क्लास में करेंगे। समन वारंट में डिफरेंस, विक्टिम भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो 3 से 4 डेफिनेशन जो छोटी छोटी बच गई है, अभी मुझे निकलना पड़ेगा। छोटी छोटी जो डेफिनेशंस बच गई है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इज समन वारंट। ठीक है, समन वारंट का केस बच गया। विक्टिम की डेफिनेशन पूछी जाती है। ऑफिसर इंचार्ज भी देखो दिमाग खराब होता है, और आजकल सबका दिमाग खराब चल रहा है क्योंकि सबको सब आता है, तो वो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेफिनेशन बची है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये पूछी जा सकती है एग्जाम। ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, मैं तो ट्राई करा है बिल्कुल आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझाओ। बाकी लास्ट क्लास मतलब लास्ट डेमो क्लास थी, क्योंकि बहुत ज्यादा खिंच जाती है यदि मैं तीसरी डेमो क्लास भी लूं। आप लोगों को यदि सही लगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, जिसके अंदर हार्ड कॉपी नोट्स भी इंक्लूडेड है, रिकॉर्डिंग्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आराम से आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। सेम नंबर पे मैसेज कर देना या नंबर, वैसे तो ग्रुप में होंगे आप लोगों के पास मेरे नंबर। ठीक।